हाँ गलत बात है, वही तो, अच्छा बोला तो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो जो अच्छा। हाँ तो चलो, ये टी शर्ट बोल रहे हो ना, एनी कोट एनी टाइम, ये एनी कोट मतलब वो टेनिस कोट वाला होता है, वो वाला कोट है। हाँ हाँ, मतलब वही खेल वाला कोट, ठीक है। ये कोट मतलब वो जहाँ पे केस करते हैं वैसे वाला नहीं है। नहीं तो आप सोचो कि हाँ, नहीं वही, ऐसा कुछ नहीं, लॉ सिखा रहा हूँ तो ये एनी कोट एनी टाइम ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे भी पसंद नहीं है कोर्ट में जाना इस तरह। तो चलो लेट्स स्टार्ट। अभी हमने रिसेंटली क्या पढ़ा था, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, उसमें हमने पढ़ा था राइट अगेंस्ट गुड्स, और दूसरा क्या पढ़ा था, राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट गुड्स में राइट ऑफ लीन पढ़ा था, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इंसॉल्वेंसी केस में मिलता है, और तीसरा क्या था, राइट टू रीसेल। तो ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, इन सभी में कोई डाउट है, नहीं है, पक्का, ओके। तो अभी आगे जो बनता है वो है राइट अगेंस्ट बायर। बायर के अगेंस्ट राइट क्या है, देखो, एक बार गुड्स बायर के पास चले गए तो उसके बाद में अपने पास राइट्स क्या बचता है, एक तो हम पैसे जो मिले नहीं उसके लिए केस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या कर सकते हैं, सूट फॉर प्राइस, राइट। तो यहां पे देखो, सूट फॉर प्राइस, अभी जो टेबल बनाया था उसमें आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ध्यान देना, उसमें सूट फॉर प्राइस, राइट अगेंस्ट बाय, उसमें पहला लिखो क्या, सूट फॉर प्राइस। जो पैसे मिले नहीं उसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हो। दूसरा सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। इसका मतलब क्या बनता है, अगर गुड्स हमने भेजे लेकिन बायर ने रॉन्गफुली उसे रिजेक्ट किया, लेने से मना कर दिया, तो गुड्स भेजने के लिए जो भी खर्चा हो गया तो उसके लिए डैमेजेस मांग सकते हैं, यस। तो उसके लिए आप सूट फाइल कर सकते हो, केस कर सकते हो। तीसरा, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां पे लिख देना, इसका मतलब क्या है, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। सामने वाले पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, ठीक है, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो हम भी कह सकते हैं कि ठीक है, हम गुड्स नहीं देते हैं, पैसे भी मत दो, कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर सकता है, ठीक है, बिफोर ड्यू डेट। चौथा, सूट फॉर इंटरेस्ट, ओनली इफ, इंटरेस्ट कब लेना है, ओनली इफ मेंशन इन एग्रीमेंट, ओनली इफ मेंशन इन एग्रीमेंट, ओनली इफ मेंशन इन एग्रीमेंट। तो पहला क्या है, सूट फॉर प्राइस, जो पैसे मिले नहीं उसके लिए केस कर सकते हो। तो वहां पे देखो, दूसरा क्या कर सकते हो, सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। बाद में कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, उसमें अंडरलाइन करना, बाय रिप्लेस द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी द सेलर मे ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज रिसेंडेड। अगर सामने वाले पर्सन ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, बाय ने तोड़ दिया डिलीवरी करने से पहले, तो हम भेजेंगे ना गुड्स, हम क्या सोचेंगे, ठीक है, उसको गुड्स नहीं चाहिए तो वही गुड्स हम किसी और को भेज दें, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, उसने फोन करके बोला या मतलब बताया कि नहीं हम ये कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप अब भी कैंसिल कर सकते हो। एंड लास्ट वन क्या है, सूट फॉर इंटरेस्ट, इसमें अंडरलाइन करना, वेयर देयर इज स्पेसिफिक एग्रीमेंट बिटवीन द सेलर एंड द बायर एज टू इंटरेस्ट ऑन द प्राइस of goods from the date on which payment becomes due, the seller may recover the interest from buyer। लेकिन बायर के पास से तभी इंटरेस्ट लिया जा सकता है जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकते हैं। देखो कब से कब तक, where there is specific agreement between the seller and buyer as to interest on the price of goods from the date on which payment becomes due। ड्यू डेट जब है उसके बाद में जब तक आपने डिले किया तब तक का इंटरेस्ट ले सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो तो इस वजह से मैंने क्या लिखा, ओनली मेंशन इन एग्रीमेंट। तो अभी मुझे
सभी राइट्स बताओ। दो टाइप के राइट्स होते हैं, पहला कौन सा होता है, राइट अगेंस्ट गुड्स, दूसरा राइट अगेंस्ट बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स, तो गुड्स कहां पे होने चाहिए, दो जगह पे, आइदर क्या सेलर के पास या फिर ट्रांजिट में। और राइट अगेंस्ट बायर कब मिलता है, जब गुड्स बायर के पास हो, तो उस केस में आप राइट अगेंस्ट बायर के लिए जा सकते हो, उस वक्त राइट अगेंस्ट गुड्स के लिए जा ही नहीं सकते हो। उसके बाद में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, राइट ऑफ लीन, मतलब होल्ड गुड्स टिल पेमेंट इज रिसीव्ड, क्लियर। लेकिन 3-4 केस में आपको गुड्स देने ही पड़ेंगे अगर आपने वेवर किया। ये उसके बाद में क्या था, वेवर के बाद में उसने लॉफुली आपके पास से पोजीशन ले लिया, आपने कैरियर को गुड्स दे दिया, तो उस केस में लीन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, ये भी हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो कब मिलता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, गुड्स अनपेड, पर्सन अनपेड होना चाहिए, गुड्स ट्रांजिट में है, और बायर क्या बन गया, इंसॉल्वेंट, तभी मिलेगा, क्लियर। अभी ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट और राइट ऑफ लीन अफेक्ट हो सकता है, यस। कौन से केस में, एक तो सेलर ने खुद कंसेंट दिया था सब सेल के लिए या प्लेज के लिए, और दूसरा क्या, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर करके सेल हो गया वो सब सेल, तो आप रोक नहीं सकते हो, गुड्स देने पड़ेंगे, क्लियर। ये चीजें हमने पढ़ी थी, कोई डाउट है, नो, पक्का, ठीक है। आगे अभी यहां पे देखो, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर। बायर सेलर के खिलाफ क्या कर सकता है, बायर सेलर, अभी तो हमने क्या पढ़ा, सेलर बायर के खिलाफ क्या कर सकता है, क्या, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर इंटरेस्ट ओनली स्पेसिफाइड इन एग्रीमेंट, और क्या था, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए डैमेजेस, और क्या था, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए, बाद में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है बिफोर ड्यू डेट। लेकिन अभी बायर क्या कर सकता है, देखो बायर क्या कर सकता है, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, मतलब क्या, देख के ही पता चलेगा आपको, गुड्स एज स्पेसिफाइड डिलीवर नहीं किए, स्पेसिफाइड टाइम में डिलीवर नहीं किए, इस वजह से वो डैमेजेस मांग सकता है। Where the seller wrongfully neglect or refuses to deliver the goods to the buyer may sue the seller for damages for non-delivery. दूसरा क्या है, suit for specific performance. What is specific performance? Specific performance क्या होता है, जैसे मेंशन किया, जैसे डिसाइड था वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही कंप्लीट किया जाए, इट इज नोन एज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक बात याद रखना कि कोड जो है वो बहुत से केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डर, मतलब एक पर्टिकुलर मान लो कि कंस्ट्रक्शन करना है, एक बंगलो बनाना है, सीए बन गए करोड़ों में, क्या फावड़ा जेसीबी से कमा दो, ठीक है ऐसा, हाँ ठीक है, खोया ना उड़ा ऐसा, हाँ। तो जेसीबी से मतलब क्या है कि पैसा कमा दो, बहुत बड़ा बंगलो बनाना है, आप एक बिल्डर के पास चले गए, ओके 4 फ्लोर का बंगलो है, ठीक है। तो ऐसे केस में वहां पे उसके पास से बना के ले जाओ, एग्रीमेंट डिसाइड हो गया, सब कुछ डिसाइड हो गया, कितने प्राइस देने हैं, जो भी है। अभी बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं कर पाता है, तो आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट को कहा कि प्लीज प्लीज मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दो। क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या कि जो हमारे बीच में डिसाइड था वैसे कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए सामने वाले को बोल दो। तो बिल्डर के ऊपर अगर बोल दिया, अगर इन केस कोर्ट ने बोल दिया कि कंप्लीट करना है, तो क्या हो जाएगा, बिल्डर करेगा कंप्लीट, लेकिन वो कैसे करेगा उसे ही पता है, क्योंकि उसका मन नहीं कंप्लीट करने का, आप उसे जबरदस्ती बोल रहे हो कि कंप्लीट करो, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वो कुछ तो भी वहां पे बना के देगा, मतलब पहली बारिश आ गई, बारिश में बंगलो बह गया, उसके साथ आप भी, हाँ ठीक है, हाँ। तो यहां पे बेसिकली क्या हो गया, तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो इतना, हाँ तुम उसकी तरफ क्यों देख रहे हो इतना, सच में मैं देख रहा हूं उसकी तरफ कंटिन्यूसली, हाँ नहीं वहां पे अभी किसको पता नहीं, हाँ ठीक है। अभी वो हंसते वक्त अलग टाइप का हंसा और उस वक्त से मैं देख रहा था, हाँ नहीं। उस दिन मैंने बोला तो साथीदार पीछे बैठने लगा, हाँ आ गया, ठीक है चलो, हाँ चलो, हाँ दो, हाँ देखना, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़ा सा आगे देखते तो अच्छा तो लगता, हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ ध्यान देना, ओके चलो। अभी क्या बोल रहा था, हाँ ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, हाँ
स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है। हाँ, तो उसमें बंगलो बह गया, उसमें आप भी बह गए, ठीक है, जोड़ी के साथ साथ बह गए, ठीक है। तो ऐसे केस में ध्यान देना, अभी यहाँ पे आप कोर्ट में जाते हो, बाद में क्या हो जाएगा, कोर्ट में जाते हो, कोर्ट में केस करोगे, उसके ऊपर उसने ठीक से बनवा के नहीं दिया। अभी कोर्ट थोड़ी ना हर एक चीजों के ऊपर, हर एक डिटेल्स के ऊपर ध्यान दे सकता है कि कंस्ट्रक्शन जैसे बना है, जैसा रिक्वायर्ड है वैसे ही बना, मतलब थोड़ा सा भी मटेरियल अलग यूज किया तो आप कोर्ट के पास जाओगे। तो ऐसी केस में कोर्ट का काम बढ़ जाता है अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया तो। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है, जैसा डिसाइडेड है वैसा करना है, उसका मन नहीं, फिर भी आप करने के लिए बोल रहे हो। बाद में दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने किसी को बोला कि मुझे पेंटिंग बना के दे दो। अब आपने किसी को बोला कि मुझे पेंटिंग बना के दे दो, मेरी पेंटिंग बनानी है, उसके लिए आप उसको 1 लाख रुपए देने के लिए रेडी हो, अच्छा बनाता है पेंटिंग, ठीक है। तो ऐसे केस में उसने बोला कि मैं नहीं बना सकता बिकॉज ऑफ सम रीजन, लेकिन आप कोर्ट में गए, कोर्ट ने बोला कि कंपल्सरी पेंटिंग बना के देनी है। समझ आ गया? पेंटिंग बना के देनी है। अभी उसने आपकी ऐसी पेंटिंग बना दी, हाँ, मजनू भाई की पेंटिंग जैसे, ठीक है, मजनू भाई की पेंटिंग जैसे पेंटिंग बना दी, ठीक है, मतलब नीचे घोड़ा ऊपर गधा, ओके। तो ऐसे टाइप की वहां पे क्या है कि पेंटिंग कुछ तो भी आपकी बना दी, आपको ही समझ में नहीं आया, ठीक है, कि आप हो या कोई और। तो ऐसी केस में कि याद रखना, अभी आप जाओगे कोर्ट में, बोलोगे कि इसने पेंटिंग अच्छी बना के नहीं दी, वो क्या बोलेगा, मुझे यही पेंटिंग आती है। मतलब कोर्ट कैसे फोर्स कर सकता है कि उसे तुम अच्छी पेंटिंग बना के दे दो? जहां जहां पे पर्सनल स्किल है वहां पे फोर्स नहीं किया जा सकता। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, जहां जहां पे पर्सनल स्किल है, पर्सनल स्किल कहां पे, ठीक है, अगर आप देखते हो तो पेंटिंग है, टीचिंग इज ऑल्सो पर्सनल स्किल, बराबर। अगर टीचर को भी बताया जाए फोर्सफुली कि ये कंप्लीट करना है फोर्सफुली, तो 1 घंटे में कंप्लीट कर देगा, ठीक है, सिर्फ हेडिंग पढ़ के बता देगा कि हाँ ये हेडिंग है। अभी जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, तो उस केस में मैं एग्जांपल स्किप कर दूंगा, नहीं देना एग्जांपल, और उस केस में पढ़ा दिया, फटाफट पढ़ा दिया, कंप्लीट हो गया, ओके। 1 दिन में वहां पे क्या है कि लॉ भी कंप्लीट, अकाउंट्स भी कंप्लीट, हाँ। तो ऐसी केस में अगर ध्यान दो उसके ऊपर प्रेशर डाला जाए, जहां जहां पर्सनल स्किल है वहां पे ये प्रेशर डाल के काम होने वाली चीज नहीं है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हर एक चीज में दिया नहीं जा सकता, नहीं दिया जाता है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहां दिया जाता है जनरली, ध्यान रखना, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो होती है, लैंड हो गया, ठीक है, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट को कोर्ट को ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती है। लैंड क्या होती है कि एक पर्टिकुलर स्क्वायर फुट की लैंड देनी है, बेचनी है, उसका एग्रीमेंट है, वो बेच दो। मतलब जहां पे कोर्ट को ध्यान देने की जरूरत नहीं, वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जा सकता है, बराबर। बाद में एंटिक गुड्स है, वो बाहर कहीं पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। मतलब कोर्ट क्या बोलेगी, ठीक है तुम्हें कंस्ट्रक्शन करना ना, इसने कितना किया, लेट्स से 1 फ्लोर बना दिया, तो तुम एक काम करो, किसी और कॉन्ट्रैक्टर के पास चले जाओ, इसके पास से डैमेजेस ले लो। मतलब ऐसा क्या है उसमें जो दूसरे बिल्डर में नहीं है? ऐसा कोर्ट पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? ऐसा क्या अच्छा लगा इस बिल्डर में, ठीक है, जो दूसरे बिल्डर के पास नहीं मिलेगा? हंसने वाली बात नहीं है, सिंपल बात है, ठीक है। कोर्ट यही पूछेगा ना, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कर सकता है तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसके पास जाओ। मतलब जहां पे ऑप्शन अवेलेबल है वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने की जरूरत क्या है? समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? जहां पे ऑप्शन अवेलेबल है वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देने की क्या जरूरत है? लेकिन एंटिक गुड्स है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने एक क्लास के लिए हॉल परचेस किया, ठीक है, तो यहां पे जो हॉल है और मैं दूसरे प्रीमाइसेस में लूंगा क्लासेस के लिए, तो वैल्यू मैच नहीं हो सकती, या यहां पे उसका जो यूज है वो दूसरी जगह पे नहीं हो सकता। तो उस केस में वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बोल सकते हैं, ठीक है हॉल उसके नाम पे ट्रांसफर कर दो, ओके, और ये कंपल्सरी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली कंप्लीट कर दो। लेकिन हर एक केस में, बहुत रेयर केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलता है, ये याद रखना। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि केस स्टडी समझो आ गई तो हम क्या है कि ये लिख देते हैं, कोई स्टूडेंट वहां पे लिख दे कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग सकता है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हर एक केस में दिया जा सकता है, ओनली इन एक्सेप्शनल एंड रेयर केस। कौन से? इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, एंटिक गुड्स हो, और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जिसकी वजह से अगर जो परफॉर्म नहीं हुआ तो सामने वाले पर्सन को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा कोर्ट को लगता है, तो कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर करती है। अदरवाइज कोर्ट का पहला प्रेफरेंस क्या होगा? डैमेजेस या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? पहला क्या है? डैमेजेस ले लो, दफा हो जाओ यहां से, बाद में मुंह मत दिखाना, शक्ल मत दिखाना
ये उनका होता है कि चले जाओ तुम, बाकी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, कंप्लीट कर लो। तुम आपस में रहोगे तो आपस में और झगड़ोगे और फिर से कोर्ट में आ जाओगे, उससे बेटर तुम डैमेजेस लेके निकल जाओ। और जहां पे डैमेजेस देकर देना सफिशिएंट नहीं होता है या डैमेजेस देके काम नहीं होगा, वहां पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिया जाता है। तो पहला प्रेफरेंस कभी भी किसके लिए होता है? डैमेजेस। अभी आप गुड्स के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हो, गुड्स के लिए, तो कोर्ट क्या सोचेगा? क्या डैमेजेस देके काम चल सकता है? अगर वैसे गुड्स बाहर मिल रहा है तो कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट की तरफ से एक काम करो, डैमेजेस ले लो और दूसरे किसी के पास से गुड्स ले लो। बाद में ये गुड्स देगा, आप बोलोगे कि अच्छी क्वालिटी नहीं दी, फिर से कोर्ट में आ जाओगे, हमारे पास थोड़ी ना यही काम है। समझ में आ गया? तो डैमेजेस देना प्रेफर किया जाएगा। बट जहां पे एंटीक गुड्स है जो बाहर मार्केट में मिलेंगे नहीं, तो उसके लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगा जा सकता है। तो समझ में आ गया व्हाट इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस? जैसा बोला वैसा करना है। कौन बोलेगा? कोर्ट। हम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन कोर्ट की तरफ से कब ऑर्डर किया जाएगा? ओनली इफ डैमेजेस आर नॉट सफिशिएंट। वहां पर लिख देना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ओनली इफ डैमेजेस आर नॉट सफिशिएंट, ओनली इफ डैमेजेस आर नॉट सफिशिएंट। पर में सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी याद है ना? वारंटी फुलफिल नहीं होगी, नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम रन्स याद है ना? क्वाइट पोजीशन ऑफ, या क्या बोलते हैं उसे, पोजीशन विदाउट इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस। और क्या था? वारंटी हैज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। तो ये जो थी, ये अगर फुलफिल नहीं हुई तो डैमेजेस मांग सकते हो, हाँ ना? यस। आगे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, यस। सामने वाला पर्सन गुड्स नहीं दे रहा है तो आप भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं उसके पास से क्या हम यहां से लेंगे गुड्स, तो कैंसिल भी कर सकते हो। तो वही। और सूट फॉर इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब, ध्यान दो यहां पे देखो, नथिंग इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द राइट ऑफ सेलर और द बायर टू रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस इन एनी केस वेयर बाय लॉ इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेजेस मे बी रिकवरेबल or to recover the money paid where the consideration for the payment of it has paid. ठीक है, अंडरलाइन करना। In the absence of contract to the contrary, the court may award interest at such rate as it think fit. कोर्ट के भी पास भी ऑप्शन है कि इंटरेस्ट दिया जा सकता है। कौन सी पार्टी को? जिसका नुकसान हो रहा है। What is auction sale? ऑक्शन, नीलामी, क्या बोल रहे हैं? नीलामी, मराठी मध्ये लिलाव। ठीक है, क्या होता है उसमें? बोली लगाते हैं। कैसे? 10, 20, 50, 30। हाँ चलो, अभी हम कुछ तो भी बेचते हैं। क्या बेचना है? अरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग इलीगल है, उसको बेच नहीं सकते। हाँ हाँ, मेरा मोबाइल नहीं यार, गरीब के पास उतना ही है। हाँ उतनी है सर। हाँ हाँ, हाँ चलो ये, हाँ बॉटल है बेचने के लिए। हाँ ऐसा मान लो कि ये शेप देख रहे हो तुम, अरे मतलब कितने फुर्सत से इस बोतल को बनाया। ठीक है, वो ऐसी बोतल है जो मतलब क्या है कि क्या बोलते हैं इसमें, राजा महाराजा, ठीक है, कौन से, फैजलपुर के, हाँ वो महाराजा इसमें वहां पे क्या है कि पानी पीते थे। ठीक है, पानी पीते थे, हाँ ठीक है, और कुछ पीते होंगे पता नहीं। ठीक है, या और किसी चीज के लिए यूज करते होंगे वो भी पता नहीं है। अरे इसमें वो शेक बनाना होता है ना, वो बोल रहा हूं। हाँ ठीक है, हाँ अच्छा बोली, हाँ बोली लगाओ। अरे 1 रुपए क्या,
हाँ, उन्होंने बोला स्टार्टिंग प्राइस, अच्छी बात है। इसे बोला जाता है रिजर्व प्राइस, ठीक है, याद रखना। रिजर्व कि इतना तो मिनिमम मिलना चाहिए, यहां से आगे बोली स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मिनिमम वो जो सेल है वो इतना एक्सपेक्ट करता है, क्लियर। और दूसरा क्या, आपने बोलते वक्त क्या बोला, ठीक है, मान लो 20 30, तो आप ऑफर एक्सप्रेस ऑफर है या इंप्लाइड ऑफर है? तो ये कौन सी ऑफर है, एक्सप्रेस है इंप्लाइड? आंसर इज इंप्लाइड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सिर्फ 10 रुपए बोलना ये ऑफर नहीं है। आप जब 20 रुपए बोलते हो तो ये एज्यूम किया जाता है कि आप 20 रुपए में गुड्स लेना चाहते हो, देयरफॉर इट इज इंप्लाइड ऑफर। आप आपके बिहेवियर से ये जता रहे हो कि हम गुड्स लेना चाहते हैं। आप रास्ते से जा रहे हो 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए 20 रुपए चिल्लाते हुए, हाँ वही तो, सामने वाले को थोड़ी ना समझ में आ जाएगा क्या है, मतलब क्या बेच रहे हो 20 रुपए में, ऐसा क्या है कि 20 रुपए में जो दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसी केस में कुछ समझ में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है। बट आप यहां पे बैठ के 20 रुपए बोल रहे हो, इसका मतलब क्या एज्यूम किया जा रहा है, बॉटल के लिए आप बोल रहे हो, इसका मतलब आपकी ऑफर जो है वो एक्सप्रेस नहीं है, क्योंकि आपकी जो ऑफर है इट वाज अनेबल टू एक्सप्रेस कि आप क्या बोलना चाहते हो। ये एज्यूम किया है कि आप यहां पे 30 रुपए बोल रहे हो, मतलब 30 रुपए पे लेना चाहते हो, सो इट इज इंप्लाइड, राइट। हाँ चलो, ये स्टार्ट होगी बोली 20,000 से, हाँ हाँ एंटी है, हाँ 30, हाँ 10 करोड़, हाँ ऐसे जो 10 करोड़ बोलने वाले थे ना, इनके पास से डिपॉजिट लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने 10 करोड़ बोल दिया और बाद में परचेस नहीं किया तो डिपॉजिट जब्त किया जाता है। हाँ डिपॉजिट लेना है क्या, हाँ हर एक 100 रुपए निकाल दो, हाँ अब पार्टी करेंगे ना बाद में, अभी ब्रेक में पार्टी कर लेंगे, हाँ 100 रुपए 10 रुपए, हाँ हाँ चलो, हाँ बोलो, मेरी बोतल नहीं है ये हाँ महाराजा की बोतल है, हाँ ठीक है। हाँ मैं एजेंट बन के बेच सकता हूँ ना, ये भी रूल है। सभी रूल्स आपके इसी में क्लियर हो जाएंगे। एक तो इम्प्लाइड है, ठीक है, बाद में वहां पे बोली लगाना, ये क्या बोली लगाना इम्प्लाइड है। उसके बाद में मैंने आपको बताया रिजर्व प्राइस, ये उसके आगे स्टार्ट किया जाएगा, ये उसके बाद में डिपॉजिट लिया जाएगा, डिपॉजिट जब्त हो सकता है, ठीक है। और क्या, एजेंट सेल कर सकता है, ठीक है। बाद में अगर वहां पे 2 एंटीक बोतल हो तो उस केस में क्या है कि जनरली कैसे बोली लगाई जाती है, इसकी बोली अलग और दूसरे की अलग, मतलब हर लॉट के लिए अलग बोली लगाई जाती है। डन, ओके। और क्या कह सकते हैं हाँ चलो, तो ये सेल कैसे कंप्लीट होगा, किसने क्या क्या बोला बताओ मुझे, हाँ या वो वेलकम की हम पेंटिंग बना सकते हैं क्या, हाँ चलो मैं बना देता हूँ। क्या है, मैं पेंटिंग नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्या निकलेगा पता नहीं मुझे, हाँ 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 क्या क्या बनाए, हाथी, हाँ ऐसा मान लो कुछ तो भी है, जो समझ में आ गया वो मान लो हाँ मैं, ठीक है, मैं तुम्हारी पेंटिंग बना देता हूँ, ठीक है, तुम्हारी पेंटिंग बना देता हूँ, हाँ हाँ और उसके ऊपर तुम्हारे चश्मा, केदार का चश्मा, हाँ राउंड, हाँ ठीक है। तो हाँ ये पेंटिंग बना दी ये पेंटिंग बनाई, हाँ अभी यहां पे देखो, ये पेंटिंग अगर बेच रहे हो तो पेंटिंग की बोली लगाई आपने, बोली लगा दो, हाँ आप ही पैसे दो, हाँ बेस प्राइस है इसकी 54, 200, हाँ हाँ 350, हाँ 500 और 1000, अरे लेने देना, बाद में पार्टी करेंगे हम, हाँ ठीक है 1000, ठीक है।
ध्यान दो, सभी लोग बोली बोल रहे हैं, ओके सेल हो गया किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को, ये कैसे पता चलेगा? जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा, नहीं इससे नहीं पता चलता। और ठीक है, एक तो अनाउंसमेंट होगी, ठीक है, पहले फॉल ऑफ हैमर और बाद में क्या? अनाउंसमेंट। ये दोनों चीजें साथ में होनी चाहिए, याद रखना, फॉल ऑफ हैमर एंड अनाउंसमेंट। मतलब सिर्फ फॉल ऑफ हैमर ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। मतलब क्या है कि सभी चिल्ला रहे, आपके जैसे वहां पे क्या है कि खतरनाक वाले लोग हैं वहां पे बैठे हुए, चिल्ला रहे, ये कर रहे, इस वजह से बीच में उसने ऑर्डर कर दिया, वो जो सामने बैठा हुआ है उसने वहां पे क्या है कि पटक दिया, इसका मतलब सेल हो गया, ऐसा नहीं है। तो क्या होना चाहिए? हैमर के साथ साथ अनाउंसमेंट भी होनी चाहिए, तब जाके क्या हो जाएगा? सेल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो सेल, जिसको सेल कंप्लीट होगा, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, वो क्या करेगा? रिमेनिंग पैसे देगा, ठीक है, और गुड्स लेके जाएगा। समझ में गया? अभी ये गुड्स की प्राइस बढ़ाने के लिए, ये गुड्स की प्राइस बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया? ध्यान दो, इस गुड्स की प्राइस बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों में कुछ मेरे लोग बिठा दिए। क्यों? वो क्या करेंगे? वो प्राइस बढ़ाएंगे। मतलब इसने 300 बोला तो वो 350 बोलेगा, मतलब प्राइस बढ़ाया वो, ठीक है। एक लिमिट के आगे, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन ले जाए, ठीक है, उसे किसी भी हालत में लेना है, ठीक है। बट बाकी लोग ऐसा है कि हमें 4 लाख रुपए तक मिल गया कोई वो चीज तो लेंगे, और सामने वाला पर्सन एक ऐसा है उसमें कि जो 15 लाख देगा, लेकिन लेगा वो। अभी एक लिमिट ऐसा आ जाएगा, ठीक है, एक लिमिट ऐसा आ जाएगा कि सभी लोगों ने 4 लाख के आगे बोलना बंद कर दिया, तो उसने बोल दिया 4.5 लाख, तो कितने में बेचना पड़ेगा? 4.5 लाख। बाकी लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे बाकी लोग? क्योंकि वो जेन्युइनली लेना चाहते हैं और उनको नहीं लगता कि ये 4 लाख के ऊपर प्राइस पे जाना चाहिए। अभी उसकी प्राइस बढ़ाई जाए तो उस केस में हमारा एक पर्सन वहां पे बैठा हुआ है, वो क्या करेगा? वो बोलेगा 6 लाख। तो जिसको सच में लेना वो क्या बोलेगा? 7 लाख। फिर से वो बोलेगा 8 लाख। मतलब इस तरह से प्राइस बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसी केस में जो सच में बोली लगाया है 10 लाख की हो गया, उसको क्या बना दिया हमने? हाँ, उसको क्या बना दिया? क्या? ठीक है, उसको हमने मामू बना दिया। क्या बना दिया? मामू, ठीक है। तो ध्यान देना, ऐसी केस में बाद में उसे पता चल गया कि ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ है। जब हुआ तब पता नहीं चला, बाद में पता चला। हाँ, देखिए कि ऐसा कुछ अपने साथ हुआ है, तो क्या कर सकता है वो? क्या कर सकता है? हाँ, कुछ नहीं कर सकता। फ्रॉड हो गया ना उसके साथ, फ्रॉड ही है ना। हाँ, नहीं, अगर देखो, सेलर खुद अपने लोगों को बिठा के वहां पे बोली लगा जाए। अगर आपको लगता है ना नहीं ये लीगली करना चाहिए, हमारा पर्सन एक बैठेगा वहां पे, तो आप उसको इन्फॉर्म कर दो, सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि ये जो पर्सन बैठा हुआ है ना, वो हमारा पर्सन है। तो फिर भी वो बोली लगाता है, ये तो अलग बात है, उसे पता है फ्रॉड नहीं है। लेकिन फ्रॉड होता है तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट बनता है वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या बनता है? वॉइडेबल, क्योंकि उसे मिसलीड करके उसकी कंसर्न ली गई है किसी तरह से, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनता है। वॉइडेबल बन गया तो क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जा सकता है। समझ में आ गया? ठीक है। तो यहां पे देखो, ऑक्शन सेल में गुड्स लॉट में सेल किए जाए, लॉट्स में, तो क्या होगा? हर लॉट के लिए अलग बोली, ठीक है। तो क्या? डीम टू बी सब्जेक्ट टू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। हर लॉट के लिए, हर गुड्स के लिए क्या अलग से कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आगे, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल कब? अंडरलाइन करना। फॉल ऑफ हैमर एंड अनाउंसमेंट, अंडरलाइन करना। फॉल ऑफ हैमर एंड अनाउंसमेंट। राइट टू बीड मे बी रिजर्व्ड, मतलब क्या? राइट टू बीड मे बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, अंडरलाइन करना। मैंने क्या बोला कि आप लोगों को बता के एक पर्सन को बिठा सकते हो बोली लगाने के लिए, खुद के एक पर्सन को बिठा सकते हो, ठीक है, बोली लगाने के लिए। आगे, where the sale is not notified by the seller, ठीक है। आगे, where the sale is not notified to be subject to the right of bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid, अंडरलाइन करना। it shall not be lawful for the seller to bid। अगर आपने बताया ना हो तो ये लॉफुल नहीं है। क्या? बोली लगाना, खुद बोली लगाना या खुद की तरफ से किसी और को बताना। रिजर्व प्राइस क्या होती है? स्टार्टिंग प्राइस, बेस प्राइस, क्लियर। प्रिटेंडेड बिडिंग मतलब मामू बनाना, हाँ अभी जो बता दिया, परफेक्ट। प्रिटेंडेड मतलब क्या? जो झूठ है, जो सच में लेना नहीं चाहता, अपने साइड से किसको बिठाया, अंडरलाइन करना। तो सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बिडिंग टू रेज प्राइस,
द सेल इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बाय, बाय कैंसिल कर सकता है। ठीक है, आगे इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो टैक्सेस कौन से लगते हैं? ड्यूटी ऑफ कस्टम्स और एक्साइज ऑन गुड्स, एनी टैक्स ऑन द सेल और परचेस ऑफ गुड्स। अंडरलाइन करना, द बायर वुड हैव टू पे द इंक्रीज प्राइस वेयर द टैक्स इंक्रीजेस एंड मे डिराइव द बेनिफिट ऑफ द रिडक्शन इफ टैक्सेस आर कल्टेड। मतलब टैक्सेस बढ़ गए, देखो पहले आपने एक पर्टिकुलर डिसाइड किया था इस प्राइस पे गुड्स सेल होगा, टैक्सेस बढ़ गए तो आपको जितना बढ़ गया उतना देना पड़ेगा, और कम हो गए तो आप प्राइस कम भी ले सकते हो। टैक्सेस के लिए कौन, देखो सेलर और कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टैक्सेस, उसमें टैक्सेस वहां पे बताएगा 18%, और बाद में वो 15% ही हो गए, तो कितना देना पड़ेगा? 15% ही देना पड़ेगा, और 20% हो गए तो 20% देना पड़ेगा। अगर टैक्सेस पहले 18% लिखे है एग्रीमेंट में, बाद में चेंज होते तो जो आज है उसके हिसाब से पेमेंट होगा। क्लियर? कोई डाउट है? नो? पक्का? डन? ओके। अभी पार्टनरशिप स्टार्ट करने वाले, हाँ